हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ कंबाइंड स्लैब एंड मिरर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये टॉपिक एक बार आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था। आइए उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बेसिकली होता क्या है कि दो मीडियम होते हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। लेट्स से कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है एंड n1 इज ग्रेटर देन n2। इस तरीके का है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिससे इंसिडेंट रेज निकल रही है और ये फिर दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक, अब दूसरे मीडियम का देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है पहले मीडियम से, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस I देयर विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, है ना। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा, ये बेसिक है ना रिफ्रैक्शन फिनोमिनन है। ठीक, अब देखिए अगर मैं इस एंगल I को बढ़ाता हूं, है ना, तो एंगल I को मैं बढ़ाता हूं, एंगल I के बढ़ाने के रेट से एंगल R भी बढ़ेगा, है ना। तो एक केस ऐसा आएगा जिसमें एंगल R 90 डिग्री हो जाए, है ना। उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, लेट से उसको IC से डिनोट कर देते हैं, है ना। क्या मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोगों ने इंक्रीज करके एक ऐसी कंडीशन में लेके आए जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक, What happens if I increase this angle of incidence further, है ना। अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को, लेट से किसी एंगल I0 पे लेके जाता हूँ विच इज ग्रेटर देन IC, इस पे लेके जाता हूँ, तो देखिए अब क्या होता है कि रिफ्रैक्शन तो हो चुका है, अब तो रिफ्रैक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए I0 विच इज ग्रेटर देन IC, है ना, लाइट दूसरे मीडियम में न जाकर सेम मीडियम में ट्रैवल कर जाती है ना। यानी कि देखो फिनोमिनन कैसा हो गया, लाइट जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई। तो ये एग्जैक्टली किसकी तरफ हो जाता है? रिफ्लेक्शन की तरह हो जाता है ना। और रिफ्लेक्शन के सारे लॉ को फॉलो भी करता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस IC के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस R हो जाएगा विच इज इक्वल टू, है ना, सॉरी I0 के लिए I0 हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन। तो देखिए अब इस फिनोमिनन में हुआ क्या है कि रिफ्रैक्शन न होके रिफ्लेक्शन हो गया। और इस केस में जब भी ऐसा होता है ना, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये 100% होता है। यानी कि अभी जितने भी हम लोगों ने, है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़े थे उसमें कहीं ऐसा नहीं होता है कि रिफ्रैक्शन 100% हो रहा हो या फिर रिफ्लेक्शन 100%। कुछ ना कुछ पार्ट लाइट का जब रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो रिफ्रैक्शन हो जाता है और जब रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन, है ना, जब ऐसा हो, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तब श्योरली 100% क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन बिल्कुल 0% हो जाएगा। ठीक, और इसी चीज को जब ये हो रहा हो, इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, है ना, क्रिटिकल एंगल ऑफ एनी मीडियम, देन द फिनोमिनन टेक्स प्लेस नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR हो जाएगा ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं TIR। ठीक, इसके लिए दो नेसेसरी कंडीशन बोली हम लोगों ने, है ना। क्या कंडीशन बोली है? कंडीशन फॉर TIR। पहली कंडीशन तो ये बोली है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, है ना, एंगल, और हम लोग लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ये तो पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या है कि देखिए कैसे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी ये चीज़ पॉसिबल है। वरना क्या हो जाएगा, अगर मान लो n2 ज़्यादा हो गया तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इस केस में I ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि I को इंक्रीज किया और पहले R 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, पहले क्या 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब केस इसके जस्ट ऑपोजिट हो, तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक, तो हमने दूसरी चीज क्या बोली कंडीशन कि फर्स्ट मीडियम, है ना, फर्स्ट मीडियम जिसमें क्या हो, इंसिडेंट रे हो, IR, फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI शुड बी ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, शुड बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, RI से डिनोट करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ठीक, ये दो नेसेसरी कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। ठीक, इस फिनोमिनन को और अच्छे से समझते हैं कुछ इलस्ट्रेशन की हेल्प से। आइए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग TIR को समझने के लिए। तो पहला इलस्ट्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है कि एक इंटरफेस दिया हुआ है ना, ग्लास और एयर का। ये इंटरफेस है जिसके एक तरफ ग्लास है और दूसरी तरफ एयर है। क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि बताइए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा जिसके लिए TIR इस इंटरफेस पे अकर हो जाए, है ना, यानी कि डायरेक्टली हमसे क्या पूछा गया, क्रिटिकल एंगल पूछा गया है। किस मीडियम के लिए, ग्लास एंड एयर इंटरफेस के लिए। ठीक, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू 1.5, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे हम लोग, N1 साइन I जिसमें इंसिडेंस है ना, इंसिडेंट रे है, उसको क्या लिखेंगे, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। N1 देखिए क्या हो जाएगा 1.5 इंटू साइन I। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल है तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इज इक्वल टू N2 विच इज 1 इंटू साइन R साइन 90 डिग्री। यहां से IC यानी कि क्रिटिकल एंगल आ जाएगा कितना, 1/3/2, है ना, साइन IC यानी कि IC कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2/3। ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, यानी कि इस इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, साइन इनवर्स ऑफ 2/3 है। ठीक, तो ये तो बेसिक प्रॉब्लम थे। आइए कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, क्या है क्वेश्चन कि एक इस तरीके का ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है हम लोगों को, है ना, लेट्स से ट्रायंगल प्रिज्म A, B एंड C। ग्लास प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू अगेन कितना है, 1.5 दिया हुआ है। कंडीशन कुछ ये दी हुई है कि लाइट इंसिडेंट होती है AB सरफेस पे, है ना, और फिर बिल्कुल ट्रैवल करती है अनडेविएटेड, है ना, जाहिर सी बात है अगर परपेंडिकुलरली एंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी रिफ्रैक्शन होगा बट डेविएशन नहीं होगा, है ना, अनडेविएटेड पास हो जाएगी। ठीक, अनडेविएटेड पास हो गई। कंडीशन पूछा गया है कि फाइंड, है ना, फाइंड एंगल थीटा,
ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है थीटा, फाइंड एंगल थीटा सच दैट लाइट एंटरिंग फ्रॉम ए बी डज नॉट एग्जिट द सरफेस ए सी। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे कि फाइंड द एंगल थीटा फॉर विच लाइट एंटरिंग from AB does not passes through AC, है ना। AC से पास ना हो, AC से पास होने का मतलब है कि रिफ्रैक्शन ना हो, अंदर ही रह जाए, यानी कि फिर से क्या है प्रॉब्लम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन, क्या थीटा निकलेगा इसके लिए। ठीक, ओके, तो क्या होगा देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, लेट्स से कि ये नॉर्मल है इस सरफेस से, है ना, ये नॉर्मल हम यहाँ से पास करा सकते हैं बिल्कुल। ये पैरेलल, ये जो रे है ये हो सकता है कि ऊपर हो या नीचे हो, इसको हम लोग इस पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो ये एंगल थीटा है, ये पूरा कितना है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता है 90 माइनस थीटा। ठीक, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो TIR का प्रॉब्लम है तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल इस सरफेस के लिए कितना है। तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हैं। क्रिटिकल एंगल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, N1 साइन IC इज इक्वल टू N2 साइन R। N1 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, है ना, साइन IC क्रिटिकल एंगल, N2 क्या हो जाएगा, बाहर का मीडियम, कुछ नहीं दिया हुआ है यानी कि एयर है, 1 ले सकते हैं हम लोग, साइन R। देखिए यहाँ पे लाइट रे को बाहर नहीं निकलना है, यानी कि मैक्सिमम जो कंडीशन है वो क्या हो सकता है, इस तरीके से लाइट रे ऐसे चली जाए, है ना। तो R इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा हमें क्रिटिकल केस के लिए, क्रिटिकल एंगल पूछा गया तो क्रिटिकल केस के लिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो क्या लिख देंगे देखिए, N1 यानी कि 3/2 इज इंटू साइन IC इज इक्वल टू N2 कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन R, साइन R की वैल्यू 1, यानी कि साइन IC कितना हो जाएगा, साइन IC 2/3 आ गया। ठीक, साइन IC यानी कि ये वाला एंगल आया हमारा, ये है ना, ये IC है। ठीक, ये IC है तो ये कितना है 90 माइनस IC, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस IC, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस IC। यही थीटा हमें फाइंड करना था, यानी कि कितना हो जाएगा 90 माइनस IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3, दिस इज वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि देखिए अब ये हमने क्रिटिकल एंगल लिया है ना, IC, एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, यानी कि वो हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तब तो क्या होगा, रे बाहर निकल जाएगी, है ना। तो यानी कि साइन IC ये वैल्यू और बढ़ सकती है, यानी कि साइन IC यानी कि IC एंगल जो है कि और बढ़ सकता है, IC एंगल बढ़ सकता है यानी कि थीटा और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये जो वैल्यू है थीटा की वो क्या है, सॉरी, ये अगर बढ़ सकती है ये चीज़, है ना, तो ये क्या होगा, ये मिनिमम होगा, है ना। यानी कि ये जो निकला है वो क्या निकाला है हम लोगों ने, मिनिमम निकाला है, क्योंकि ये अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा, है ना, तो ये कम हो सकता है, सॉरी, तो हम लोगों ने यानी कि मैक्सिमम निकाला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो इतना हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ, थीटा की वैल्यू इससे ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लाइट क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ ट्रैवल कर जाएगी, यानी कि TIR नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, यानी कि क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन क्या है, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90 माइनस साइन इनवर्स 2/3। समझ में आ रहा है आपको। ठीक, आइए इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं TIR पे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है,
है ना, TIR को समझने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, कि पानी के अंदर, है ना, दिस इज वाटर और ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर है एयर। पानी के अंदर 20 सेंटीमीटर नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और कोई ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इन विच दिस ऑब्जर्वर कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सच दैट द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू द ऑब्जर्वर, है ना। यानी कि ऐसा सर्कल का एरिया फाइंड कीजिए जिसके ये अंदर ही रहे तो ये ऑब्जेक्ट उसे दिखाई दे, उसके बाहर जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट उसे दिखाई नहीं देगा। तो क्या ये बात सही है? सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इन विच ऑब्जर्वर कैन सी द ऑब्जेक्ट, है ना, उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। ठीक, तो आइए क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या सही में ऐसा कुछ होगा, कोई सर्कल बनेगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर रह सकता है, उसके बाहर जाए तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। आइए देखते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमें पता है इंसिडेंट रे निकलती है, सिमेट्रिक दोनों तरफ निकल सकती है। ठीक, ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, इंसिडेंस, है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर यहां कहीं आ जाए, है ना, यहां कहीं आ जाए हमारा ऑब्जर्वर और यहां से देखने की कोशिश करे। तो इस आई को, है ना, यहां रिफ्रैक्शन हो गया है, देखिए आर जो है आई से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां पे ऐसा सपोज कीजिए कि वो कंडीशन है जिस पे TIR होना शुरू हो गया, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ TIR है, यानी कि क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल होगा तो इसके बाद अगर ऑब्जर्वर आगे गया तो देखिए क्या हो जाएगा, है ना, यहां पे तो क्रिटिकल एंगल था, यहां क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I0, तो यहां क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, है ना। लाइट रे जो है वो क्या हो जाएगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ऑब्जर्वर की आंखों में रिफ्लेक्टेड रे अगर जाएगी नहीं, है ना, कौन सी रे जानी चाहिए, रिफ्रैक्टेड रे जानी चाहिए, ताकि उसे ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कुछ ना कुछ बनती हुई दिखाई दे। अगर ये रे नहीं जाएगी तो उसे ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये कहां तक दिखाई दे रहा है, देखिए यहां तक ही तो दिखाई दे रहा है, इसके बाद तो कहीं पे भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, लाइट रे जो है वो नीचे बेंड हो जाएगी। ठीक, तो यहां तक यानी कि उसे दिखाई दे रहा है ना। ठीक, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इधर भी वो पॉइंट होगा। ठीक, और इनफैक्ट ये 2 डायमेंशनल ही नहीं है ना, ये वाटर बॉडी है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक सर्कल बनेगा ऐसे, है कि नहीं, ये इस तरफ भी होगा आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन, ये पॉइंट चारों तरफ से बिल्कुल एक ऐसा सर्कुलर बन जाएगा। दिख रहे हैं आप? ठीक, तो सर्कुलर बना तो ये लीजिए सर्कुलर एरिया बना दिया हम लोगों ने, है ना। तो अब ये जो ऑब्जर्वर है ये इस सर्कल में कहीं पे भी जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे उसकी आंखों में जाएगी, इस सर्कल के बाहर चला जाएगा तो TIR हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे, कोई भी रे उसकी आंखों में एंटर नहीं कर पाएगी। ठीक, तो यानी कि इस ऑब्जर्वर को इसी सर्कल में रहना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट को देखना हो तो। ठीक, हमारा मुद्दा है कि सबसे पहले तो हमें ये रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम इस सर्कल का एरिया फाइंड कर पाएंगे। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो ये वाला हम लोग क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हैं कि क्रिटिकल एंगल कितना है। ठीक, क्या लिखेंगे, N1, है ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3, म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। डाटा दिया हुआ है तो अच्छा है, नहीं तो ये है स्टैंडर्ड डाटा है, हम लोग याद भी रख सकते हैं।
ठीक, तो आइए देखते हैं क्या कहा हमने, क्रिटिकल एंगल क्या लिखेंगे, N1 sin IC इज इक्वल टू N2 sin R, है ना। क्रिटिकल एंगल के लिए R कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो वैल्यू रखते हैं, N1 की वैल्यू है 4/3 इंटू साइन IC, है ना। अच्छा, ये जो वाटर है, लेट से कि ये वाटर कलर्ड वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है ना, ये नॉर्मल वाटर नहीं है, ये कोई कलर्ड वाटर है। नॉर्मल वाटर होता तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा है, 5/3 है, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, साइन IC इज इक्वल टू N2 1, साइन R वो भी 1, तो देखिए साइन IC कितना आ गया, साइन IC विल बी इक्वल टू 3/5, तो IC कितना हो जाएगा, साइन IC साइन I इज इक्वल टू 3/5, यानी कि IC इज इक्वल टू 37 डिग्री। समझ पा रहे होंगे आप लोग 3/5 मैंने क्यों लिया, है ना। ठीक, तो IC कितना आ गया 37 डिग्री आ गया, ठीक। अगर tan IC 37 डिग्री है यानी कि 3/4 है ना, तो सॉरी साइन IC, तो tan IC भी कितना होगा, tan IC यानी कि tan 37 विल बी इक्वल टू 3/4, है ना। tan IC हम लोग फाइंड कर लेंगे यहाँ से, साइन IC हमें पता है, तो tan IC कितना होगा 3/4 होगा, चलो ठीक है। tan IC अब हमें मिल गया, ज्योमेट्री से देखते हैं, तो ज्योमेट्री में देखिए, है ना, ये देखिए इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, नाम दे देते हैं O A एंड B, इन ट्रायंगल OAB, है ना। ये एंगल अगर IC है तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल भी IC होगा ना। तो tan IC की वैल्यू अगर ज्योमेट्री से मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, R अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ कितना था, ऑब्जेक्ट कितना सरफेस से नीचे था, दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, यानी कि tan IC की वैल्यू लिख सकता हूं मैं, क्या लिखेंगे देखिए, tan IC ज्योमेट्री से क्या लिखेंगे, R/20, है ना। अच्छा, tan IC की वैल्यू हमें कितनी मिली है 3/4, दिस इंप्लाइज R विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, होगा नहीं होगा यार, है ना। R/20 3/4 कितना हो गया 5, 5 3 जा 15, यानी कि R की वैल्यू 15 सेंटीमीटर मिल गई। तो अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना तो आसान चीज है, क्या हो जाएगा, एरिया πr², यानी कि पाई इंटू R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने वो एरिया फाइंड किया जिसमें ये ऑब्जर्वर रहेगा तो उसे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, अगर इसके बाहर गया तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये फिर से एक एग्जांपल था किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ऑप्टिकल फाइबर्स आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। बचपन में, हम लोगों के बचपन में वो जो है कि खिलौने के रूप में आता था, है ना, एक इस तरीके का लैंप होता था नीचे और फाइबर्स निकली होती थी, है ना। उस फाइबर के टिप पे हमें लाइट दिखाई देती थी, है ना। इनिशियल पॉइंट पे एक लाइट जला दो तो सबके टिप पे वो लाइट जलती थी। वो कौन सा फिनोमिनन था, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, है ना। साइड वॉल से जो लाइट है वो एस्केप नहीं कर पाती थी, यानी कि रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता था। फाइनली टिप पे जाके रिफ्लेक्शन होके जब लाइट बाहर निकलती थी तो वही लाइट हमें उस ऑप्टिकल फाइबर में दिखाई देती थी, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ठीक। तो इसे लिखिए, हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो आइए हम लोग अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो प्रॉब्लम है इसे क्वेश्चन की तरह न डील करके, है ना, अगर एक एक्सपेरिमेंट की तरह हम लोग समझे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा मज़ा भी आएगा, है ना। ठीक, तो आइए देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। एक टैंक है ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर, ठीक, 30 सेंटीमीटर का एक हाइट है, मतलब एक टैंक है जिसका हाइट है, उसका विड्थ भी दिया हुआ है कि 30 सेंटीमीटर है। बॉटम के सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे, है ना, इस तरफ कितना 5 सेंटीमीटर अवे
एक गोल्ड कॉइन रखा हुआ है छोटा सा, है ना, गोल्ड कॉइन रखा हुआ है, और इस टैंक के बाहर एक बच्चा है जो इस गोल्ड कॉइन को देखना चाहता है ना, इस गोल्ड कॉइन को देखना चाहता है, बट उस बच्चे का लिमिटेशन ये है ना, कि उसका लाइन ऑफ साइट फिक्स है ना, वो सिर्फ इस लाइन ऑफ साइट के थ्रू ही देख सकता है। ठीक, एक्चुअली वो बच्चा इस गोल्ड कॉइन को देखना क्या चाहता है, हम यूँ कह दें कि लेना चाहता है, बट लेने से पहले कंफर्म तो होना चाहिए कि वो उसकी पोजीशन कहाँ है, वो है या नहीं है ना, तो वो बच्चा उसे देखना चाह रहा है। ठीक, तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा इस बच्चे को, है ना, तो पहली पॉसिबिलिटी जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगी वो ये है कि पानी भर के देख ले, है ना, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, कॉइन हमारा हल्का सा ऊपर आ जाएगा, है ना, अपेरेंट डेप्थ पे वो दिखाई देगा, तो हो सकता है कि उस केस में वो दिखाई दे जाए और बच्चे को कंफर्म हो जाए कि हाँ इसके अंदर एक गोल्ड कॉइन है। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि इज इट पॉसिबल टू सी द गोल्ड कॉइन, कहां से, लाइन ऑफ साइट ऑफ द किड, वहां से इस गोल्ड कॉइन को देखना पॉसिबल है कि नहीं है ना। अब उसमें वो कुछ भी यूज कर सकता है बच्चा, है ना, इसमें किसी भी हाइट तक पानी भर सकता है ना, इस तरीके से पानी भर के देख सकता है। यह है पहला पार्ट इसका। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि इफ यस देन फाइंड the minimum height so that kid can see the object or the gold coin, है ना, ये गोल्ड कॉइन ही क्या हो जाएगा हमारे लिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो दोनों पार्ट आप लोगों ने अच्छे से देखे। पहला कि हमें ये फाइंड करना है कि वो देख सकता है या नहीं देख सकता है, दूसरा कि अगर देख पा रहा है ना, किसी भी मीन से अगर देख पा रहा है तो मिनिमम हाइट ऑफ वाटर, कैसे देख पा रहा होगा वो, इसमें पानी भर के देख पा रहा होगा, तो मिनिमम हाइट ऑफ वाटर उसे कितना फिल करना चाहिए ताकि ये गोल्ड कॉइन उसे दिखाई दे जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं, है ना, दोनों केसेस को अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक, पहला पार्ट है ना, कि उसे दिखाई देगा या नहीं देगा। ठीक, अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लेट से ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से, है ना, इंसिडेंट रे किसी एंगल आई पे इंसिडेंस होगा, उसके लिए करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक, अब ये रिफ्रैक्टेड रे अगर हमें मिली, यानी कि रिफ्रैक्शन हुआ, तब तो ठीक है, चांसेस हैं कि इस बच्चे के आईज में ये रिफ्रैक्टेड रे जाए और उसे अपैरेंट ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाए। ठीक, तो किस केस में दिखाई नहीं देगा, जब रिफ्रैक्शन के बजाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, है ना, यानी कि रे इधर से जाके इसी मीडियम में रह जाए, तो उस केस में दिखाई नहीं देगा। वो कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है ना, अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है दिखाई नहीं देगा। अच्छा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए ये वेरी कर सकता है ना, बच्चा हो सकता है यहाँ पे पानी भरे, या हो सकता है पूरा ही पानी भर देगा, पूरा पानी भर देगा तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये जो एंगल है ना, ये अलग है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो उसे अगर देखना है, किसी भी केस में दिखाई दे जाए तो उसे दिखाई दे गया, तो अगर पॉसिबली देखना है तो अच्छा है उसके लिए कि पानी कहाँ तक भर दे, यहाँ तक भर दे, है ना, फुल भर के देख ले कि ऑब्जेक्ट अंदर है कि नहीं है। ठीक, तो इस केस के लिए भी अगर दिखाई दे गया तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू सी द ऑब्जेक्ट, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें इस एंगल आई को क्रिटिकल एंगल से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, देखिए n1 sin i विल बी इक्वल टू n2 sin r, है ना, जहां पे n1 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, की वाटर कहां तक भरा हुआ है, इस केस में यहां तक भरा हुआ है ना। म्यू ऑफ वाटर कितना होता है, 4/3। म्यू ऑफ एयर कितना होता है ना,
1, ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या है, एयर है, नीचे क्या है, वाटर है। ठीक, तो क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, साइन IC। तो साइन IC विल बी इक्वल टू N2 बाय N1 इंटू साइन R। तो साइन IC की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, N2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 साइन R यानी कि साइन 90 डिग्री जो कि 1 हो जाएगा। साइन IC 3/4 यानी कि साइन IC की वैल्यू कितनी हो गई, 0.7 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। अच्छा, ये क्रिटिकल एंगल है। हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, उसका साइन अगर 0.7 से ज़्यादा हो गया, यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम लोग। तो ये एंगल जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ तक जा सकता है ना, 45 डिग्री हो सकती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू। तो जब ये 45 डिग्री होगा, है ना, व्हेन I विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन I कितना होगा, 1/√2, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 0.7 अगेन, है ना। तो देखिए I की जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, ये पूरी जो कि है नहीं, उससे I हमारा छोटा ही रहेगा। 45 डिग्री तो ये पूरा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा थोड़ी है हमारा, है ना। हम लोगों ने कहाँ तक लिया है, ये पूरा ना लेके सिर्फ ये छोटा पार्ट लिया है। तो वो I तो 45 से कम है, यानी कि साइन I की वैल्यू 0.7 से कम है, यानी कि साइन I की वैल्यू साइन IC से कम है, यानी कि I इज लेस देन IC, है ना। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्शन हो गया तो ऑब्वियसली बच्चे की आंख में रेज जाने की पॉसिबिलिटी है, तो फिर बच्चे को ऑब्जेक्ट भी दिखने की पॉसिबिलिटी है। समझ में आया आपको। तो ये तो हुआ पहला पार्ट, है ना, कि बच्चे को ऑब्जेक्ट दिखाई दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि नहीं, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो बच्चे को दिखाई देगा। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, ठीक, सेकंड पार्ट में, है ना, हमें क्या पूछा गया कि मिनिमम लेवल ऑफ हाइट कितना पानी वो भर सकता है, मिनिमम की उसे आसानी से दिखाई दे जाए। तो लेट से कि h हाइट तक पानी भरता है बच्चा इस टैंक में, है ना, h हाइट तक भरता है। तो h हाइट के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन कंसीडर करते हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, इस एंगल I के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, एंगल R मिल जाएगा। ये R ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, है ना, ये अगर 45 डिग्री है, इफ दिस इज 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 तो, है ना, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आइए स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, क्या लिखेंगे, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। किस पॉइंट पे, इसको हम लोग पॉइंट P मान लेते हैं, है ना, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। वैल्यू पुट कर देते हैं, N1 क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू साइन I विल बी इक्वल टू N2 1 इंटू साइन R साइन 45 1/√2। तो साइन I की वैल्यू देखिए क्या आ गई, है ना, 3/4√2, ये साइन I की वैल्यू आ गई। ठीक, ये तो साइन I की वैल्यू है। अब ज्योमेट्री थोड़ा यूज करते हैं, है ना, ये जो एंगल I है इसको हम लोग h हाइट के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए जरा, इस ट्राइंगल में ये एंगल I है और ये राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूं। कौन सा, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो परपेंडिकुलर, है ना, डिस्टेंस इस पे पड़ रही है बॉटम पे, ये हमारा क्या है, सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोगों ने ट्राइंगल कंसिडर किया P A एंड B। इन ट्राइंगल PAB में tan I की वैल्यू लिखता हूं मैं, इन ट्राइंगल PAB tan I की वैल्यू देख के बताइए, tan I की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां से। तो tan I विल बी इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। ये हमने माना है कि h हाइट तक भरा गया है, तो बेस जो है वो कितना हो जाएगा, h। अच्छा, ये कितना होगा, ध्यान से देखिए, तो ये यानी कि, है ना, ये 5 प्लस ये डिस्टेंस, यानी कि 5 प्लस इस डिस्टेंस को लेट से हम लोग x कह देते हैं, डिवाइडेड बाय बेस विच इज h। ठीक, तो 5 प्लस, अब हम लोग ये x निकालते हैं कि x कितना होगा। तो देखिए, ये अगर h है तो यहाँ से यहाँ तक भी h होगा,
है ना, ये 45 डिग्री है तो दिस इज एच, तो दिस विल बी ऑल्सो एच। ये पूरा एच है ना, और ये कितना है 15, यानी कि h माइनस 15 कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, ये पूरा h है, ये 15 है, तो ये h माइनस 15 आ गया, दिख रहा है आपको। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस एक्स की वैल्यू h माइनस 15 डिवाइडेड बाय h, ये 10i की वैल्यू लिख दी हम लोगों ने, ये क्या आ जाएगा h माइनस 10 डिवाइडेड बाय h, है ना, माइनस 15 प्लस 5, ठीक, ओके। तो ये तो हमने 10i की वैल्यू इस ज्योमेट्री से लिखी। यहां से भी 10i की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, यहां से भी लिख के देखते हैं, दोनों को क्या करेंगे फिर कंपेयर कर देंगे। यहां से क्या आ जाएगा देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो सॉल्व करेंगे 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 32, 32 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा 32 माइनस 9 23, विच इज इक्वल टू 3 बाई रूट 23, किसके बराबर करेंगे, इसके कंपेयर कर देंगे हम लोग, है ना, तो कंपेयर करेंगे यानी कि h माइनस 10 डिवाइडेड बाय h। दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ कि दोनों 10i की वैल्यू, एक ज्योमेट्री से और एक जो हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करके लेके आए हैं, ठीक, कंपेयर कर देंगे दोनों को, क्या मिल जाएगा 3h इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा h रूट 23 माइनस 10 रूट 23, ठीक, सॉल्व कर देंगे यहाँ से, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, यहाँ पे मैं h की वैल्यू लिख देता हूँ। तो देखिए अब इसको इधर ले आते हैं, है ना, माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस साइन को कैंसिल करने के लिए मैं लिखूंगा h इंटू रूट 23 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 10 रूट 23। सॉल्व करेंगे तो h विल बी इक्वल टू 10 रूट 23 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 23 माइनस 3, है ना, यानी कि ये हम लोगों ने क्या निकाल दिया, देखिए h हाइट निकाल दिया कि इस हाइट तक अगर ये बच्चा पानी भरता है तो उसे इजीली ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा, क्योंकि देखिए जो रिफ्रैक्टेड रे है इस पॉइंट पे, रिफ्रैक्टेड रे किस डायरेक्शन में ली हमने, यहाँ से 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी कि डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट पे ही हम लोगों ने रिफ्रैक्टेड रे को कंसीडर कर लिया है। तो उस केस के लिए हम लोगों ने क्या निकाला कि यदि h इतना होगा तो बच्चे को गोल्ड कॉइन जो है साफ साफ दिखाई दे जाएगा, उसे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ गोल्ड कॉइन है, वो अब टैंक में उतर के गोल्ड कॉइन को ले सकता है, ठीक। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑन ट्रायंगुलर प्रिज्म शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।